हम में से ज़्यादातर लोग हमारी पार्लियामेंट जो कि हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बैकबोन है, उसकी बेसिक चीज़ें जो कि उसकी कंपोजिशन, इलेक्शन, पावर, फंक्शन, बिल्स हैं, इन बेसिक चीज़ों पे कंफ्यूज रहते हैं। और वैसे कंफ्यूज होना लाजमी भी बनता है क्योंकि है ही इतना कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग मैटर। तो इसको सरल बनाने के लिए मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ एक और अध्याय के साथ में जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड है। तो आइए आराम से प्रारंभ करते हैं। प्रेसिडेंट हाउस ऑफ पीपुल्स और काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिला के हमारी पार्लियामेंट बनती है, जिसमें से हम राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं। अगर राज्यसभा की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मैक्सिमम मेंबर्स 250 हो सकते हैं, जिनमें से 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं कि आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विसेज में स्पेशल एक्सपीरियंस रखते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन इनडायरेक्टली अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स के थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बेस पे होता है। अगर इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनके क्वालिफिकेशन में सबसे पहली बात कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात 30 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, 30 ईयर की एज। तीसरी बात उसे इलेक्शन कमीशन द्वारा ऑथराइज किसी पर्सन के समक्ष शपथ लेना होता है। और चौथी बात उसे पार्लियामेंट के बनाए गए अदर प्रोविजन जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हैं उनको फुलफिल होना जरूरी है। अब अगर इनके डिसक्वालिफिकेशन पे आए तो इनके डिसक्वालिफिकेशन के पॉइंट्स इस प्रकार हैं कि सबसे पहली बात उस व्यक्ति ने भारत सरकार के अंतर्गत कोई भी लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट न धारण किया हो। दूसरी बात अनसाउंड माइंड का ना हो। तीसरी बात उसे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ना घोषित किया गया हो किसी कोर्ट के द्वारा। और चौथी बात वो पार्लियामेंट के बनाए किसी भी लॉ के थ्रू एक्सक्लूड ना किया जाता हो। राज्यसभा की विशेष बात यह है कि इसका डिसोल्यूशन नहीं हो सकता, ये परमानेंट इन नेचर है। हालांकि इसके 2/3 मेंबर्स हर दूसरे साल रिटायर होते रहते हैं और उनका इलेक्शन बाई लॉज के थ्रू होता रहता है। अब बात करते हैं अपने दूसरे लोअर हाउस के बारे में, जिसको हम लोकसभा कहते हैं। इसके कंपोजिशन के बारे में ये प्रोविज़न किया गया है कि इसमें मैक्सिमम 550 मेंबर्स होंगे, जिनमें से 530 इलेक्ट किए जाएंगे एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू और 20 मेंबर्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा 2 मेंबर्स जो कि एंग्लो इंडियंस होंगे उनको प्रेसिडेंट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना होने की अवस्था में नॉमिनेट करेगा। अगर इलेक्शन की बात की जाए लोकसभा की तो इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जहां पे भारत का प्रत्येक नागरिक जो कि 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है वो वोट कर सकता है। इसे ही एडल्ट फ्रेंचाइजी की व्यवस्था कहते हैं। लोकसभा की भी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन सेम एज राज्यसभा हैं। क्वालिफिकेशन में भारत का नागरिक हो, 25 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, इलेक्शन कमीशन के थ्रू ऑथराइज किसी पर्सन के समक्ष शपथ लिया हो और चौथी बात पार्लियामेंट से बने किसी भी लॉ के थ्रू उसको डिस्क्वालीफाई ना घोषित किया गया हो। क्वालिफिकेशन में भी राज्यसभा वाले पॉइंट्स ही आते हैं कि उस व्यक्ति ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना धारण किया हो। दूसरी बात वो अनसाउंड माइंड का ना हो। तीसरी बात किसी भी कोर्ट से उसे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ना घोषित किया गया हो। और चौथी बात पार्लियामेंट से बने किसी अदर लॉ के थ्रू उसे डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। अगर लोकसभा की टेन्योर की या टर्म की बात करें तो ये 5 साल के लिए होता है और 5 साल बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन इमरजेंसी के प्रोविज़न में प्रेसिडेंट की आज्ञा से इसे 1 साल घटाया बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट का सेशन। सेशन के बेस में प्रेसिडेंट के हिसाब से सम्मन जारी किए जाते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की भी एडवाइस होती है। प्रोविज़न ये है कि 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा, 6 मंथ से ज़्यादा कहीं भी टाइम एक्सीड ना करे। दैट मीन्स कि 1 साल में 2 सेशंस होने चाहिए। अब अगर क्वेरम की बात करें पार्लियामेंट की तो क्वेरम का मतलब ये होता है कि वो मिनिमम स्ट्रेंथ जिस स्ट्रेंथ पे मीटिंग्स जो हैं कंडक्ट की जा सकती हैं। इसे प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टोटल मेंबर्स का 1/10 मेंबर सेट किया गया है। और अब आते हैं हम पार्लियामेंट के पावर्स पे। तो हम पार्लियामेंट के पावर्स में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑर्डिनरी बिल या ऑर्डिनरी लॉ के बारे में। ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेज में किसी भी हाउस में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं और इन्हें पास होने के लिए दोनों हाउसेज की 2/3 मेजॉरिटी के साथ में प्रेसिडेंट की कंसेंट आवश्यक होती है। लेकिन डेडलॉक की अवस्था में प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सीटिंग बुला के उन्हें सॉल्व करा सकता है। डेडलॉक की स्थिति वो स्थिति होती है जब दोनों हाउसेस में किसी भी बिल से रिलेटेड, किसी भी पॉइंट से रिलेटेड मतभेद हो जाते हैं, विरोधाभास हो जाता है। इस स्थिति में प्रेसिडेंट ज्वाइंट सीटिंग करा के, जिसमें लोकसभा का स्पीकर ही अध्यक्षता करता है, इन मैटर्स को सॉल्व करा सकता है और ड्यू बिल्स को जो है पास करा सकता है।
कहने को तो ऑर्डिनरी लॉज दोनों ही हाउसेज में रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि 90% लॉज जो हैं वो लोकसभा में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने दूसरे बिल पे, जो कि मनी बिल या फाइनेंशियल बिल है। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस ये सेटअप किया गया प्रोविज़न कि मनी बिल्स वो बिल्स हैं जो कि आर्टिकल 110 की क्लॉज 1 में आते हैं, और फाइनेंशियल बिल्स वो बिल्स हैं जो कि मनी बिल्स की डेफिनेशन में नहीं आते। मनी बिल या फाइनेंशियल बिल दोनों ही बिल जो हैं लोकसभा में ही रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं, इसे राज्यसभा में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। हालांकि राज्यसभा की सम्मति आवश्यक है। जब ये बिल्स लोकसभा में पास हो जाते हैं तो उसके बाद ये राज्यसभा को भेजे जाते हैं, और अगर इन्हें राज्यसभा 14 दिन तक वापस नहीं भेजती या फिर किसी रिकमेंडेशन के साथ भेजती है तो लोकसभा उस पर पुनर्विचार करती है, और अगर इसने इसे दोबारा पास कर दिया तो उस बिल पे राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं रहता, वो उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात की जाए तो एग्जीक्यूटिव पावर्स के मामले में लोकसभा को राज्यसभा से ज़्यादा शक्तियां मिली हुई हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और राज्यसभा इनसे केवल कुछ क्वेश्चंस आंसर्स ही कर सकती है, जबकि लोकसभा को इनके रेफरेंस में, इनके संबंध में ये सारे मोशंस हासिल हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके इलेक्टोरल पावर्स के मामले में। तो इलेक्टोरल पावर्स में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग करने का राइट मिलता है। इसके अलावा लोकसभा अपने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन करती है, जबकि राज्यसभा अपने डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन करती है। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट के जुडिशियल पावर्स की। तो जुडिशरी के मामले में जो जुडिशियल पावर है वो दोनों ही हाउसेस को लगभग बराबर मिली हुई है, जहां पे वो इन ऑफिशियल्स के इम्पीचमेंट या फिर उनको हटाने से रिलेटेड रेजोल्यूशन के विषय में 2/3 मेजॉरिटी का यूज करते हैं और बिल पास करते हैं। इसके अलावा लास्टली पार्लियामेंट को जनरल रूल फॉर प्रोसीजर, जो कि आर्टिकल 118 के अंडर में दिया हुआ है, अपने जनरल प्रोविजन से डे टू डे जो उसकी रूटीन होती है उससे रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न बनाने का अधिकार मिला हुआ है। इतने सब फैक्ट जानने के बाद हम लोग लास्टली कंक्लूसिव फॉर्म में ये कह सकते हैं कि लोकसभा को राज्यसभा से ज़्यादा शक्तियां मिली हुई हैं। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इन दोनों ही हाउसेस का अलग अलग महत्व है, इसीलिए किसी एक हाउस को उसके जनरल फीचर से जज नहीं किया जा सकता। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।